अच्छा जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 एफ ए 2 में कंप्लीट कर लिया था, और चैप्टर 2 में मैंने आपको दी थी एक क्वेश्चन दिया था, जो मैंने कहा था आप सॉल्व कर कर आएंगे। वो आपसे वो हो गया 100%। तो अब हम चैप्टर 3 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है जनाब, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग ट्रांजैक्शंस। ये हमने कर भी लिया है, बहुत सारी चीज़ों में हमने प्रैक्टिस कर भी लिया। अभी भी जो क्वेश्चन आया था उसमें भी इस तरह से रिकॉर्डिंग को समराइज करके जो बैलेंस था, जो इन्फॉर्मेशन आई थी, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, वो आपने स्टेटमेंट्स में डाल दी थी। यहाँ पे भी वही काम करना है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसमें पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। आपकी नज़र में क्या इंपॉर्टेंस है कि भाई आप इतना काम कर रहे हो रिकॉर्डिंग का? क्यों कर रहे हो, वजह क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? हमें क्या पता है? ये कहाँ ट्रांजेक्शन करिए, क्या कब करिए। और इसके बाद डेटा है। बिजनेस के पास डेटा है, हमें अगर पता है तो हम हमेशा याद तो नहीं रख सकते उस चीज को। हमें पता है तो जरूरी भी नहीं है कि वो कंफर्म पता हो सकता है आपके सुनने में, देखने में कोई मसला हो गया हो, आपकी याद दहानी, आपकी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं होती है कि आप सारी चीजों को सुन के, देख के याद रख सको और सालों साल याद रख सको। इस वजह से आप क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो। रिकॉर्ड अपने एविडेंस के लिए भी, अपने रिकॉर्ड मेंटेन इस वजह से रखा जाता है, भाई ट्रांजैक्शन हो रही है, कितने की हो रही है, आप कैश को ट्रैक कर सकते हो, आप रिसीवर को ट्रैक कर सकते हो, आप अपनी लाइबिलिटीज को ट्रैक कर सकते हो। किन वजूहात की बिना पे, भाई रिकॉर्डिंग की बिना पे। तो आप इंटरनल देखो या एक्सटर्नल यूज देखो, दोनों ही जगहों पे आपकी ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसको रीड करें, क्या लिखा हुआ है। very important that you see financial record for both internal and external use. ठीक है, आगे पढ़ें। Accounting record will consist of source document, both of books of primarily ledger account, financial statement. क्लियर है, आगे पढ़ें। This section that follow you will see how the information on numerous source documents is summarized using the book of primarily and ledger account. These ledger account and then we use as a basis for constructing financial statement or profit into trading related sector. These records may get manually, but the majority of business will use computer to keep these records. But why is it so important to keep financial? ठीक है जनाब। अच्छा जी, फिर कंट्रोल पर्पस के लिए भी आपको क्या चाहिए होता है, रिकॉर्डिंग चाहिए होती है। आप कंट्रोल करते हो अपने कैश को, अपने इनफ्लो को, अपने आउटफ्लो को। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो भाई, कंट्रोल कर सकते हो, इसको सिक्योर बना सकते हो और एरर फ्री रख सकते हो। ठीक है जनाब, हमारी इंफॉर्मेशन किस किस के लिए, इंटरनल यूज और एक्सटर्नल यूज किस किस के लिए जरूरी है, जरा रीड करें। इंटरनल यूज और एक्सटर्नल यूज में पढ़ें क्या क्या लिखा हुआ है, पढ़ें यहाँ से। हाउएवर, However, financial information provided using the accounting record such as financial statement are used by both internal and external to the business. ये हमने शुरू में भी पढ़ा था कि भाई आपके दो तरह के यूजर्स होते हैं, एक इंटरनल यूजर्स होते हैं, एक एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, जो आपके बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं। तो कौन कौन है वो, रीड करें। Manager of the business, people appointed by the entity owners to provide the day their activities of the business. Use information about the business financial situation and currently and as it is
expected to be in the future to manage the business efficiently and take effective control and planning. आगे Owners of the business use the financial information assess how effectively management is performing in stewardship function. They will want to know how profitably management running the business operation and how much profit they can afford from the business or their own use. Suppliers may use the financial instrument to assess the business ability to pay debt by customers can assess whether or not business is a secure source of supply. Providers of finance the business may include a bank which permits the company. यानी इन्वेस्टर्स आगे Include a bank which permits the company to operate and overdraft or provide longer term finance by guaranteeing a loan. The business will need to provide financial information to the bank demonstrating that the company is able to keep up with interest payment and immediately repay the amount in advance. Tax authority require financial statements quoting state business profit in order to assess the tax payable by the enterprise. Employees of the company will look at the information about the business financial profession because their future careers and the size of their wages and salaries depend. ठीक है, ये यूजर्स हम पहले भी पढ़ चुके थे, अब ये दोबारा से आ रहे हैं। अच्छा जी, रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड ओवरव्यू। सबसे पहले हमने क्या करा था भाई, बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हो रही थी कैसे पता चल रहा था आपको, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस का कैसे पता चल रहा था, सोर्स डॉक्यूमेंट्स के। अब सोर्स डॉक्यूमेंट्स आपने पढ़े थे, सेल हो रही है, क्रेडिट सेल हो रही है तो इनवॉइस की बात, क्रेडिट परचेज हो रही है इनवॉइस की बात, रिटर्न हो रहा है क्रेडिट नोट। ठीक है, अगर कस्टमर ने दोबारा से आपको मजीद ऑर्डर दिया है, ऑर्डर पे ऑर्डर दिया है, यानी अपना बिल और इंक्रीज करवाना चाह रहा है, डेबिट नोट, या रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई मुझे क्रेडिट नोट दो, तो वो भी डेबिट नोट की बात आ जाती है। इसके अलावा आपने FA1 में भी पढ़ा होगा कि भाई जब आप कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कैश पे पेमेंट करी, आपको मिल जाती है रिसीट। इसी तरह आपने पेमेंट करी है और बीइंग अ कस्टमर आप अपने सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं चेक के थ्रू, तो आप सब कुछ बताते हो, रेमिटेंस एडवाइस में सब कुछ क्लियरली लिख रहे होते हो। ठीक है जनाब, तो ये हमें कैसे पता चल रहा होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट से, कि आपकी सेल हो रही है, कि आपने परचेज करी है, कि किसी चीज की बिल पेमेंट करी है, या फिर किसी एम्प्लॉय को सैलरी दी है, क्या क्लियर है यहाँ तक। सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद फिर हम कहाँ जाते हैं, सबसे पहले रिकॉर्डिंग होगी किस जगह, बुक ऑफ प्राइम एंट्री में। हमने पढ़ा था कितनी बुक ऑफ प्राइम एंट्री है, बताएं, नेम और कैश रिटर्न कब होता है बेटा, ये कौन सा लेक्चर था, फर्स्ट क्लास का था ना, FA1 में भी पढ़ा था, FA2 में। हाँ, You have 15 minutes left. No one is permitted to leave the examination room now. पेमेंट रिटर्न कब होती है, मुझे ये बताओ, कैश की पेमेंट रिटर्न क्यों होगी, क्या याद था, भूल गए, ये अच्छी बात है। सेल्स डे बुक था, सेल्स डे बुक में आपके पास सेल्स डे बुक भी आ रहा होता है, साथ सेल्स रिटर्न डे बुक आ रहा होता है, सेल्स डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक। इसी तरह परचेज डे बुक, इसको ओपन अप करेंगे तो परचेज डे बुक होती है,
परचेज रिटर्न डे बुक होती है। कैश डे बुक, कैश डे बुक में आपके पास कैश पेमेंट डे बुक होती है, कैश रिसीव या रिसीविंग डे बुक होती है। इसके अलावा पेटी कैश डे बुक जर्नल्स। पता नहीं क्या होगा आपका। अच्छा जी, फिर हम कहाँ चले जाते हैं, लेजर्स की तरफ। लेजर्स में आपने देखा था, वैसे तो सबके कंट्रोल लेजर्स बनते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज की, तो यहाँ पे आपने इंडिविजुअल या पर्सनल लेजर्स को भी देखा था, याद है। तो आप क्या करते हो, चेक करते हो, चेक करने के बाद यानी कि आपने इंडिविजुअल को भी अपडेट करते हैं और फिर कंट्रोल को भी अपडेट करते हैं, और जो कंट्रोल है वही क्या बनता है, एंट्रीज का पार्ट बनेगा। क्लियर है। फिर इसके बाद हम आएंगे, येलो से नहीं विजिबल हो रहा तो हम, चलो जी रेडी ले लें। अच्छा, लेजर्स के बाद अपडेट होने के बाद फिर आपका जाता है कहाँ भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके पास दो तरह के थे फिलहाल, FA1 FA2 के लेवल तक। कौन कौन से थे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। क्लियर है। तो यही वही तमाम चीजें हैं जो हमने FA1 में भी पढ़ी थी, FA2 की स्टार्ट में भी हमने पढ़ा था कि भाई आप जो स्टेटमेंट्स बना रहे हैं तो डायरेक्टली स्टेटमेंट नहीं बन रही होती है, रिकॉर्डिंग होती है। सबसे पहला स्टेप ही अकाउंटिंग में क्या हो रहा होता है, रिकॉर्डिंग। कहाँ से रिकॉर्ड होती है, किस चीज को रिकॉर्ड करा जाता है, तो भाई आप करते हो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड। कैसे करते हो, सोर्स डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हुए, क्या आपके पास कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट है, तो क्या हो रहा होगा उससे। ठीक है। फिर सबसे पहले कहाँ रिकॉर्डिंग होती है, बुक ऑफ प्राइम एंट्री में। जब बुक ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्ड होता है, उसके बाद फिर आप क्या करते हो, लेजर और एंट्रीज की तरफ आते हो। कंट्रोल लेजर्स की बात कर रहे हैं। हमने सिर्फ दो जगहों पे देखा था, जब आप क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज करते हैं तो इंडिविजुअल सप्लायर, इंडिविजुअल कस्टमर्स के लेजर्स मेंटेन होते हैं, साथ साथ आपके कंट्रोल लेजर भी मेंटेन होते हैं, लेकिन हमारी जो एंट्री बनती है वो कंट्रोल से बनती है, कभी भी इंडिविजुअल से नहीं बनती है। फिर उनको समराइज करने के बाद, अपडेट करने के बाद, समराइज करने के बाद जो बैलेंसेस आते हैं वो कहाँ जाते हैं जनाब, स्टेटमेंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। और आपके लेवल पे फिलहाल दो हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जो हमने इसका फॉर्मेट भी देख लिया है, लास्ट चैप्टर में हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लिए। क्लियर है यहाँ तक। अब बेटा ये ना भूलिएगा कि मैं तो भूल गया, ये जितनी भी आपके पास चीजें आ रही हैं, भले ही वो बुक ऑफ प्राइम एंट्री है या आपके सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास गुड्स रिसीव नोट क्या कहलाते हैं, क्रेडिट नोट क्या है, डेबिट नोट क्या है, इन चीजों को नहीं भूलना है आपने। अच्छा जी, इसको पढ़ लें, रीड करें जल्दी से। Here are some more documents which you should be familiar with: invoice, credit note, share receipt, share or share rate out, wages, salary and employee tax report. फिर आगे क्या लिखा हुआ है, You should be familiar with all these documents from your earlier study. You have to remember the definition of two most important documents: invoice, the demand for payment, ये याद रखिएगा। credit used by a seller to cancel part of पार्ट और ऑल प्रीवियसली इन इश्यूड इनवॉइस। ठीक है, या तो वो पार्ट को कैंसिल कर देगा या फिर जितना भी था प्रीवियसली इशू इनवॉइस में वो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा था भाई कौन कौन सी बुक ऑफ प्राइम एंट्री में कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड होते हैं। तो हमने देखा सेल्स डे बुक में कौन सी चीज रिकॉर्ड होगी, सेल्स इनवॉइसेस। ठीक है। अच्छा जी, और इसमें आपको दिख रहा होता है कि इंडिविजुअल लेजर्स बनते हैं किसके, हर कस्टमर के, यानी
अकाउंट रिसीवेबल बनेगा हर कस्टमर का, और फिर कंट्रोल लेजर भी बनेगा। सेम इसी तरह से अब जो रिटर्न की बात हो रही होती है सेल्स रिटर्न डे बुक में, तो क्रेडिट नोट्स रिसीव करे लिखे जाते हैं, रिकॉर्ड करे जाते हैं डॉक्यूमेंट के तौर पे, और यही चीज इंडिविजुअल लेजर में भी यानी इंडिविजुअल अकाउंट रिसीवेबल लेजर में भी अपडेट कर दी जाती है और कंट्रोल लेजर में भी अपडेट कर दी जाएगी। परचेज डे बुक में परचेज इनवॉइसेस, परचेज रिटर्न डे बुक में क्रेडिट नोट रिसीव जो आपको हुआ था है, और फिर यहाँ पे भी इंडिविजुअल लेजर सप्लायर्स के बनते हैं और कंट्रोल लेजर भी बनता है। क्लियर है? फिर आ जाते हैं कैश रिसीव डे बुक। जितनी कैश रिसीव हुई है वो आप यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। कैश पेमेंट डे बुक में आप चेक, स्टैंडिंग ऑर्डर, डायरेक्ट डेबिट्स वगैरह ये सब आप रिकॉर्ड करते हैं, जो कि हमने FA1 में इसको डिटेल में पढ़ा था, शुरू के पार्ट बी में, सॉरी। तो पेटी कैश में आप क्या रिकॉर्ड करते हैं भाई? नोट्स, पॉइंट्स, पेड जो आपने करे हैं या रिसीव करा है, हमने वहां देखा था वाउचर्स वगैरह भी थे, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। जर्नल में आप क्या करते हो? एडजस्टमेंट, किन किन चीजों की जो ऊपर चीजें रिकॉर्ड नहीं करी हैं वो सब, प्लस एरर्स। ठीक है, तो हमने वहां पढ़ा था कि इन केस आपका एरर होता है तो क्या होगा, जर्नल वाउचर यानी वहां पे क्रिएट करा जाए। अच्छा जी, फिर आपके पास वैसे ही क्वेश्चन आ रहा है, स्टेट विच बुक ऑफ प्राइम एंट्री ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वुड बी एंटर्ड इनटू योर बिजनेस पेज J Sunderland a supplier $6,200. You send Hall and Company a customer an invoice for $1,320. You receive an invoice from J Sunderland for $750. You pay Hall and Company $1,000. Sarthi, a customer returns goods to the value of $100. You return goods to Alfic and Company to the value of $2,400. Sarthi pays you $760. तो आप ये बताओ कौन कौन सी बुक ऑफ प्राइम एंट्री में कौन कौन सी ट्रांजैक्शन ABCDEFG कहाँ कहाँ कौन कौन सी बुक ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्ड की जाएंगी? जल्दी से आंसर लिखें। हाँ जी, डन। हाँ जी, ए कैश हम्म हम्म कैश पेमेंट डे बुक, रिटर्न डे बुक, हम्म CBC
कैश रिसीव डे बुक है लास्ट वाला, सेकंड लास्ट है आपके पास परचेज रिटर्न डे बुक। ठीक है, कितने गलत हुए कितने सही हुए? दो गलत, एक गलत। अच्छा, लास्ट वाला गलत क्यों हुआ? साटी पेज यू $760। आप नहीं पहचान सके कि आपने पे करा है या आपने रिसीव करा है। आप समझे? अच्छा, इसके लिए क्या है, इसके लिए आप ऊपर जाके देखोगे कि भाई ये साटी नेम के कौन पर्सन है, क्या ये सप्लायर हैं या फिर ये मेरे कस्टमर हैं। तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा। ऊपर जब भी ये चीजें लिखी भी हो तो ऊपर जाके लाजमी देखा करें। सेम इसी तरह रिसीवल में भी चेक करा करें, या पेपर्स में भी जब वहां पे आता है सेटलमेंट कर रहे हैं तो आप वहां चेक करा करें भाई ये सेटलमेंट कोई मुझे कर रहा है या मैं किसी को कर रहा हूँ। सही है? क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, समराइजिंग डॉक्यूमेंट्स ये सब हमने पढ़ा था, इसको एक बार रीड करें कि भाई किस किस तरह से समराइज करा जाता है। इंडिविजुअली आपके हर अकाउंट बनते हैं, यानी कैश का, बैंक का, अकाउंट रिसीवेबल का, अकाउंट्स पेबल का, तमाम। ठीक है, तो उसको कैसे समराइज करा जाता है पढ़ें जरा जल्दी से। That they come from and a very large number of suppliers and customers, it is vital that the information in their selling is complete, complete, is used, simply need summarize. Summarize need to get all the transaction summaries need to be kept of all the transactions invoices, credit report, cash, net amount. नेट इशू की वजह से इस तरह से हो रहा होता है। हाँ जी, पढ़ें। Need to be kept, Summaries need to be kept. all the transactions and taking with all suppliers and consumers to people or receiver or payment pending general ledger, receivable ledger control, account payable ledger control. ठीक है, हाँ जी। पोस्टिंग टू द लेजर्स कैसे करते हैं? अब ये मैंने आपको बताया था भाई, जितनी भी This is ट्रांजैक्शन the end of होती the हैं। assessment. Stop working now. You are still under examination conditions and must remain silent. Ensure that you have clicked on submit now button and the IRB has automatically closed. Remain silent and be seated. You cannot leave the examination room until instructed to do so. मैंने कहा था जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं आप क्या करते हो, उसको क्लास में डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैश की बात कर लेते हैं। अब आपके पास हर जितने भी अकाउंट हैं तमाम अकाउंट की दोनों साइड होंगी सेम। डेबिट साइड होगी एक और दूसरी होगी क्रेडिट साइड। ऐसा नहीं है कि ये आगे पीछे हो, यानी अकाउंट्स पेबल की भी ये साइड क्या कहलाएगी? डेबिट साइड। अकाउंट रिसीवेबल की भी ये साइड क्या कहलाएगी? डेबिट साइड। ठीक है ना, ये तो पता है आपको। ये साइड आपकी डेबिट होती है, ये साइड आपकी क्रेडिट होती है। क्लियर है? अब जितनी भी आपकी एंट्रीज हो रही हैं, यानी कैश डेबिट पर आया, कितने से आया आप अमाउंट लिख देते हैं। फिर यहाँ पे उसके आने का रीजन, डेबिट पे आने का रीजन आप बताते हो अपोजिट साइड वाला। ठीक है, इसी तरह कैश आया क्रेडिट पे, कितने अमाउंट से आया। क्रेडिट पे आने का रीजन जो उसके डेबिट साइड की होती है वो आप बताते हो, अपोजिट बताते हो। ठीक है जनाब, इस तरह से आप डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट करते रहते हैं। और आप फिर क्या करते हो, उस महीने के एंड पर आप इसको समरी इसकी बनाते हो, समराइज करते हो, यानी टोटल करते हैं डेबिट साइड का।
इसी तरह टोटल करते हैं आप क्रेडिट साइड का। और मैं ये कहती हूँ कि एसेट, एक्सपेंसेस और ड्राइंग के आप डेबिट साइड को पहले टोटल करें और माइनस कर दें क्रेडिट साइड से। इसी तरह रेवेन्यू है आपका, लाइबिलिटी है, और क्या है भाई आपका कैपिटल, इनके क्रेडिट साइड को पहले टोटल करें और डेबिट साइड से माइनस कर दें। क्लियर है? तो आपको पता चल जाएगा उसका बैलेंस, क्योंकि नॉर्मली इनके बैलेंसेस इनके नेचर के हिसाब से आते हैं। यानी एसेट का नेचर डेबिट है तो इसके बैलेंस का आएंगे डेबिट साइड पे। अब ये डेबिट बैलेंस कहलाने का क्या मतलब है भाई? जो साइड हैवी होती है, जो साइड हैवी होती है वो बैलेंस कहलाएगा। यानी डेबिट साइड अगर हैवी है तो वो क्या कहलाएगा? डेबिट बैलेंस। अगर क्रेडिट साइड हैवी है तो वो कहलाएगा क्रेडिट बैलेंस। एग्जाम्पल के तौर पे भाई, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या करा, इसको इरेज कर देती हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कैश का टोटल करा और टोटल करने के बाद मेरे पास जो अमाउंट आ रही है वो आ रही है कितनी भाई? 2 लाख। अब 2 लाख का क्या मतलब है कैश का डेबिट साइड पर आने का? यानी बिजनेस के पास इनफ्लो हुआ होगा, बिजनेस के पास इंक्रीज हुआ होगा कैश। फिर क्रेडिट का मतलब क्या है? पेमेंट करी होगी, इतने से डिक्रीज हुआ है, कितने से डिक्रीज हुआ है? मैं अज्यूम कर रही हूँ कि भाई मैंने जब क्रेडिट का टोटल करा तो मेरे पास कितना आ रहा था? 1.5 लाख। ठीक है, यानी कि मुझे दिख रहा है हैवी साइड कौन सी है? हैवी साइड मुझे डेबिट साइड दिख रही है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा? डेबिट बैलेंस। अगर तुम मेरी क्रेडिट साइड हैवी होती, 2 लाख होता, और डेबिट साइड पे 1.5 लाख होता, तब मैं कहती क्रेडिट बैलेंस है। क्लियर है? हाँ, हम प्रेजेंटेशन के तौर पे जरूर दिखाते हैं कि भाई यहाँ पे भी आपका कितना अमाउंट आ रहा है? 2 लाख आ रहा है। यहाँ पे आपका कितना अमाउंट आ रहा है? 2 लाख आ रहा है। और आपका क्रेडिट साइड का भी 2 लाख आएगा, लेकिन ऐसा है नहीं, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन है। तो भाई ये जो डिफरेंस है आपका बैलेंस सीडी जो हम दिखाते हैं, ये किसका ज्यादा है, किसका इजाफी है? डेबिट साइड का। हम शो जरा करवाते हैं क्रेडिट साइड पे ताकि आप दोनों साइड पे इक्वल दिखा सको। ये प्रेजेंटेशन स्टाइल है लेजर का। यही बैलेंस क्या है? ये जो आपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन निकाली है, यही कहा जाएगा भाई आपका पहले ट्रायल बैलेंस में जाएगा, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। वहां मैं सॉरी एक पॉइंट बताना भूल गई। लेजर्स को जब आप अपडेट कर देते हैं, उसको समराइज कर देते हैं, उसकी जो समरी होती है वो सबसे पहले भाई लेजर की समरी कहाँ जाती है? ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट में। फिर उसके बाद जाएगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगी। क्लियर है? अच्छा जी। अब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपका कैश का ही बैलेंस हो, अकाउंट रिसीवेबल का भी हो सकता है, अकाउंट्स पेबल का भी हो सकता है। अगर अकाउंट्स पेबल की बात करी जाए तो भाई अब जरा इस चीज को गौर कर लें। अकाउंट्स पेबल का नेचर क्या है? अकाउंट्स पेबल का नेचर है लाइबिलिटी है। कौन सी लाइबिलिटी? करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डेबिट साइड है, यहाँ पे इसकी क्रेडिट साइड है। अब इसका नेचर क्या है? क्रेडिट का। तो भाई इसकी अगर मैं अज्यूम कर रही हूँ कि 2 लाख इसकी क्रेडिट साइड पे था, यानी कि तुमने हो सकता है परचेज करा हो, इस वजह से भी हो सकता है, कोई और पेमेंट करनी है वो भी हो सकती है, और तुम्हारे पास क्रेडिट पे 1.5 लाख है। हाँ, ये शो जरूर कराया जाता है, जैसे हमने पहले भी देखा था कि भाई दोनों साइड पे आपका 2 लाख ही अमाउंट दिख रहा है। 2 लाख अमाउंट शो होने का मतलब ये नहीं है कि दोनों तरफ 2 लाख है। डिफरेंस कितना ज्यादा है? 50,000 का। ये डिफरेंस जो दिख रहा है बैलेंस सीडी, ये 50,000 कहाँ जाएगा? ट्रायल बैलेंस में। जो हैवी साइड है कौन सी है? क्रेडिट साइड। तो जो हैवी साइड होगी वही कहलाएगा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। क्लियर है यहाँ तक? मैं सब बच्चों को ये बोलती हूँ कि भाई आपके पास दोनों तरीके हैं। आप ऐसा करो, आपने देख लिया कि भाई ये एसेट है कि एक्सपेंस है कि ड्राइंग है। अगर तुम्हें ये लगता है कि ये जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से ये एसेट है, तो आप क्या करो? डेबिट साइड का पहले टोटल करो, फिर क्रेडिट साइड का टोटल करो और माइनस कर दो। या आपके पास ये भी ऑप्शन है, टोटल आपने डेबिट कर लिया, फिर इसमें से 1 बाय 1 क्रेडिट ऑप्शंस माइनस कर दो। दोनों ऑप्शंस आपके पास है। क्लियर है?
या फिर सीधे तरीके से आप यही कर लो भाई, लेजर बनाना है, डेबिट साइड का टोटल करा, क्रेडिट साइड का टोटल अलग अलग करा और टोटल अमाउंट माइनस कर दो। जो इजी लगे वो आपके ऊपर है। अगर डेबिट का टोटल करके एक एक करके माइनस करना इजी लग रहा है वो कर सकते हैं, या दोनों आपने टोटल कर लिए, डेबिट साइड के ऊपर डेबिट का बैलेंस लिख दिया, क्रेडिट साइड के ऊपर क्रेडिट का बैलेंस लिख लिया और माइनस करवा दें, ऐसा भी सही है। सेम इसी तरह आपने क्रेडिट बैलेंसेस के लिए, यानी कि आपने लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल के लिए भी सेम इसी तरह काम करना है। क्लियर है? इसको रीड करें जरा जल्दी से। Now, it- that how financial information around some diagram that follows through how items are opened, measured, and ultimately arrive and the financial statement. Don't worry that some of them are Some of the terms are unfamiliar. some here currently using the table, but there is what is going on. When you have updated This this and and next step. नोट पढ़ें क्या लिखा हुआ है। The following diagram shows that receipt and paid will be ordered a cash to pieces are commonly used from in business that record both debit and credit in a single. However, as we will see in section 5 of this chapter and the reminder of the chapter, many business maintain separate. One for check issue and other and one for check slip and other. These are collectively known as pairs. क्लियर है? अच्छा जी, ये वैसे ही समरी कर रहे हैं जैसे मैंने आपको पढ़ाई थी, एक बार आप इसको देख लीजिएगा। रिकॉर्डिंग सेल्स कैसे रिकॉर्ड होती है वो हमने पढ़ा हुआ था, इसको आप बस पढ़ लीजिएगा। परचेसेस हमने कैसे रिकॉर्ड करा था सब हम पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, द कैश रिसीव एंड कैश पेमेंट्स डे बुक तो ये चीजें हमने बहुत बार पढ़ भी ली हैं। मैं आपको चाहूंगी कि भाई आप इसको रीड करके और फिर अंडरस्टैंड करें। क्लियर है? आगे क्या लिखा हुआ है? एट द बिगनिंग ऑफ 10th जनवरी Peter Jeffries had $2,100 in the bank. During 10th January 2008, he had the following receipts and payments. Cash sales receipt, payment for from credit customer Khan, 3,100 less discount allowed. ठीक है जना, payments from credit customer, payment from credit customer, cash sale, cash received, payment to supplier, payment to telephone, payment. ठीक है। If you look through these transactions, you will see that 6 of them are receipts and 5 of them are payments. तो आपने इसको क्या करना है? अब इसको आप रिकॉर्ड कैसे करोगे? एक तरफ आपकी कैश रिसीव की बनेगी, एक तरफ आपकी कैश पेमेंट की बनेगी। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। डेबिट साइड पे आपका क्या होगा, क्रेडिट साइड पे क्या होगा? कैश रिसीव्ड है आपका, कैसे रिकॉर्ड करेंगे? डेट आ गई आपके पास, नेगेटिव लिखा जाएगा, रेफरेंस नंबर दिया जाएगा, डिस्काउंट कितना अलाउ हुआ है, टोटल कितना था अमाउंट। ठीक है, आपने कैश कितना रिसीव करा है, कैश सेल्स कितनी, अदर। सेम इसी तरह पेमेंट के लिए भी आ जाएगा। क्लियर है? एनी क्वेश्चन? इसको आप सॉल्व करेंगे जरूर, ठीक है, लेकिन चैप्टर एंड पे ये कर लेंगे। बैलेंसिंग द बैंक लेजर अकाउंट। ओपनिंग में आप रिसीट जितनी भी आती हैं वो ऐड कर दें, टोटल पता चल जाता है, माइनस कर दें पेमेंट्स तो आपके पास क्लोजिंग अमाउंट आ जाती है। क्लोजिंग अमाउंट क्या कहलाती है भाई? बैलेंस सीडी या बैलेंस सीएफ। इसका नाम होता है कैरेट डाउन बैलेंस भी, कैरेट फॉरवर्ड बैलेंस भी। ओपनिंग का नाम होता है बैलेंस बीडी या बैलेंस बीएफ, ब्रॉड फॉरवर्ड या ब्रॉड डाउन। क्लियर है यहाँ तक? बैंक स्टेटमेंट क्या है भाई? हम अपने पास भी रिकॉर्ड करते हैं जितनी भी बैंक से रिलेट करती हुई जितनी ट्रांजेक्शन्स हैं आपने, किसी कस्टमर को क्या कहते हैं, किसी कस्टमर से रिसीव करी है पेमेंट, या फिर किसी सप्लायर को पेमेंट करी है, या फिर किसी हो सकता है कि आप अपने एम्प्लॉयज को पे कर रहे हो, या आप बिल की पेमेंट कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है आप लोन की पेमेंट कर रहे हो।
तो आप बैंक के थ्रू कर रहे हो तो वहां पे भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करा जाएगा हमारे बिजनेस की, और हम भी जितनी ट्रांजैक्शंस बिजनेस जो कर रहा है बैंक के थ्रू कर रहा है उसके बारे में भी एक स्टेटमेंट बनाएगा। और हमारी जो कैश बुक है, अब ये कैश बुक बुक ऑफ प्राइम एंट्री नहीं है, हमारे पास बैंक का जितना भी स्टेटमेंट होगा वो कहाँ कौन सी बुक में हम रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में, कैश स्टेटमेंट में। ये बुक ऑफ प्राइम एंट्री नहीं है, बल्कि कौन सा रिकॉर्ड है, जो बैंक के साथ हम काम कर रहे हैं उसका। यानी बैंक के साथ आप क्या काम कर रहे हैं, बैंक के थ्रू जितनी भी आप ऑपरेशंस कर रहे हो वहां पे रिकॉर्ड हो रहा है बैंक स्टेटमेंट। ठीक है भाई, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था और करा हुआ भी है, इसको जस्ट रीड कर लें तो आपको दोबारा रिकॉल हो जाएंगी सारी चीजें। जल्दी से रीड कर लेना। Your monthly are mentioned to receive a bank statement, which would be used to check that amount over time. In the bank ledger account, agrees with the amount from bank statement and then use that as one receipt. Petty cash flow. Most businesses keep a small amount of cash on the size businesses to make Premises to make occasional they can pay small payment in cash. example to pay the milkman. This can buy food, groceries to spend, grocery stand to pay the office cleaner or to pay for some bus or taxi fare. This is often called the cash flow. It can be called, it can Be the resting place. also resting place or paying small assets such as cash flow by a visitor to make a phone call or take some photocopies. आगे The petty cash book in the book of primarily which being communicative. cumulative Cumulative. cumulative Cumulative. Record of the small amount of cash received and paid of cash flow. ठीक है, ये हमने FF1 में भी पढ़ा था, दोबारा से इन्होंने रिकॉल कर दिया है। कैश रजिस्टर एंड कैश रिसीव शीट्स, रेमिटेंस लिस्ट क्या है भाई, जितनी भी आप कैश रिसीव कर रहे होते हो, पे कर रहे होते हो, उसके लिए भी आप रजिस्टर बनाते हो। तो ये वही चीज है, इसको भी रीड कर लें, रीड करें। Cash register in some form have been used for a long time. In the days of they used to be mechanically operated, but today most are computerized, more sophisticated and large, more bill as cash register which are all connected to be a central computer. Cash register will update the computer automatically as the sales take place and each register can be updated for price changes. ठीक है, आगे क्या लिखा है, रिकॉर्डिंग कैश रिसीव बाय द रजिस्टर। Total daily sales recorded by the cash register will be used in the following ways. To check the amount of money in the cash register at the end of the day against the summary. If there are Discrepancies discrepancies, they are investigated. investigated. Record receipt in the cash receipt table. Entry in the cash receipt table will be the total amount of cash received. This will be analyzed into sales and stabilize facilitate positive ledger income ledger. हम चेक करते हैं अपनी जितनी भी रिकॉर्डिंग होती है वो इसीलिए रखते हैं ताकि भाई हमारे पास एविडेंस मौजूद हो, हम ट्रैक कर सकें, अगर कोई एरर हो, कोई फ्रॉड हो तो हम इसको चेक कर सकें।
तो हमारे बैंक में जितनी भी अमाउंट है उसको आप देख रहे होते हो, अब इतनी अमाउंट है, क्या आपके रिकॉर्ड भी इतनी अमाउंट बता रहे हैं? अगर नहीं, कोई डिस्क्रिपेंसी है तो क्या आप करोगे? इसको चेक करोगे, भाई कोई एरर है या फिर किसी ने फ्रॉड करा है, तो इसकी करने की वजह कंट्रोल करना है। आप इसको सिक्योर बनाते हो, जो हमने सिक्योरिटी के लिए भी पढ़ा था पहले। आप सिक्योर कैसे बनाते हो कि भाई आप एक पर्सन को ऑथोराइज कर देते हो पेमेंट के लिए, विदाउट हिज नॉलेज आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर उन्होंने आपको अथॉरिटी दे दी, मतलब उसको उन्होंने परमिट कर दिया, परमिशन दे दी है इस चीज की, तो पेमेंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और परमिशन देने के बावजूद भी जो चेक पे कर रहे हैं, रेमिटेंस एडवाइस वगैरह, वो सब रिकॉर्ड होंगी। क्लियर है? हाँ जी। फिर हर एक को एक्सेस नहीं होना चाहिए जहां पे भी कैश रखा हुआ हो, ठीक है, वहां। और जो या फिर आपका कैश रजिस्टर वगैरह है, वहां तक भी हर एक का एक्सेस नहीं होना चाहिए। ये चीज हमने पढ़ी थी। इसको रीड करें दोबारा से, कैसे इसको सिक्योर बना सकते हैं, कैसे इसकी कंट्रोल कर सकते हैं। Let's see how I use the administrator that in and how will it control it. But the cash register will only have that certain control if it is used properly. Access key should be given the appropriate members of the staff and they should be kept in a safe and secure place. As a spare set should be kept by the person in authority. Staff should be trained in the use of the cash register and their work should be observed for the maximum for the maximum possible amount of present information should be programmed into the cash register. This saves cashier time and reduce the risk of fraud. Periodic information produced by the cash register such as average sales received per customer, average sales value of items sold and paid by clerk or operators should be analyzed carefully by the manager or owner. With the perhaps a weekly or monthly report being written, all variations should be investigated. कह रहे हैं यहाँ तक? देन ये आपके पास कैश रिसीव्ड शीट या रेमिटेंस एडवाइस, रेमिटेंस लिस्ट के बारे में हमने पढ़ा था। ये इसका फॉर्मेट है, क्या क्या होता है इस पे, ये तमाम डिटेल्स दी गई हैं। जर्नल लेजर क्या है? अच्छा, रीड कर लें जल्दी से, जर्नल लेजर क्या है। नाम याद रखिएगा जर्नल लेजर का, या फिर इसको दूसरा नाम क्या दिया जाता है? ठीक है, आगे। Double entry is that every financial transaction is price for mountain increase or daily type trend. क्लियर है? ये तो हमने पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, अभी इसी तरह से तमाम की बन जाएंगे जर्नल लेजर। फॉर्मेट क्या है आपको पता है, इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। कैरी फॉरवर्ड या फिर आपका ब्रिंगिंग फॉरवर्ड, कैरी डाउन, ये सब हमने करा है। डिस्काउंट, रिबेट्स, अलाउंस क्या होते हैं? डिस्काउंट, Discount or reduction, the cost of food, cash or credit discount or reduction in the amount payable the supplier. हमने पढ़ा था भाई, आपके पास जो सॉरी, आपके पास डिस्काउंट होते हैं। डिस्काउंट क्या है? दो तरह के होते हैं। एक होता है क्या? ट्रेड डिस्काउंट। दूसरा होता है क्या? कैश डिस्काउंट। दोनों में क्या फर्क है? Cash discount, maybe लेने गया जी प्रोडक्ट में डिस्काउंट मिल जाता है सब। अच्छा, तो आप वो वाला कह रहे हो, सही है। वो भी आपको दिख रहा होता है, हाँ भाई कैश पे करा है तो आपने। यहाँ क्या मुराद है डिस्काउंट से? देखें, दो तरह के डिस्काउंट होते हैं। पहला कौन सा है? ट्रेड डिस्काउंट। कब होता है? जब आप बल्क में परचेज करते हो। वो कह रहा है तुम 10 यूनिट खरीदोगे तो उसकी तुम्हें ज्यादा महंगी कीमत पड़ेगी, तुम ऐसा करो मुझसे 10 के बजाय 20 यूनिट खरीद लो। ठीक है, 20 यूनिट करोगे तो ज्यादा खरीदोगे, मैं तुम्हें फायदा दे दूंगा, सही है।
मैं उसकी अमाउंट कम कर दूंगा, फॉर एग्जाम्पल 5% या 10% का मैं तुम्हें डिस्काउंट दे दूंगा। तो जो बल्क क्वांटिटी पे परचेज करने पे आपको मिल रहा है वो क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। और जब आपने एक बार उसको ओके कर दिया कि हाँ चलो भाई मैं 20 यूनिट परचेज कर लेता हूँ, तो क्या होगा, ये वो सप्लायर अब आपको देगा, वो पीछे नहीं हट सकता इससे। ठीक है, यानी परमानेंट हो गया। एक बार उसने आपने इसको अवेल करने का सोच लिया, आपने कहा सही है 20 यूनिट दे दो, तो वो आपको परमानेंट मिलेगा जरूर। जबकि कैश डिस्काउंट क्या है, कंडीशनल है। क्या कंडीशन है इसमें की, आपको वो टाइम लिमिट देता है कि भाई सही है, मैंने तुम्हें 5% का डिस्काउंट दे दिया, तो इसके बाद तुम्हारी अमाउंट फॉर एग्जाम्पल 1.5 लाख होती है। अब ये 1.5 लाख रुपए तुम मुझे 1 महीने के अंदर अंदर अदा कर दो। अगर तो तुमने चलो इसको 15 दिन में अदा कर दिया, या चलो 1 महीने का हिसाब लगा लें, 1 महीने में 30 दिनों में अदा कर दिया, तो सही है, मैं तुमसे पूरे 1.5 लाख ही लूंगा, बल्कि 1,40,000 ले लूंगा, तो मैं मजीद 10,000 का और डिस्काउंट दे दूं। सही है। तो ये कब अवेल कर सकते हो, जब तुम उसकी कंडीशन पे उतरोगे, जब तुमने उस कंडीशन को फुलफिल कर लिया तो फिर होगा। अगर 30 दिन के बाद 31वें 32वें दिन भी जाओगे तो वो अवेलेबिलिटी नहीं होगी। सही है। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या है भाई, आपका परमानेंट है। कैश डिस्काउंट आपका कंडीशनल है, कंडीशन फुलफिल होगी, आपने उसकी जो लिमिट है उसको फुलफिल करा तो फिर आपको मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा जी, फिर हम ये देखते हैं कि सही है, आप डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, तो डिस्काउंट को कैसे रिकॉर्ड करना है। डिस्काउंट हम दो तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब देखो दोनों का नजरिया है, एक जो हमें दे रहा है और एक जो रिसीव कर रहा है। अगर मैं कस्टमर हूं तो भाई मैंने किसी से परचेज करा है, वो मेरा क्या है, सप्लायर। तो मैंने जब रिसीव करा है तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड। मैं कस्टमर हूं अगर, तो वो क्या कहलाएगा, डिस्काउंट रिसीव, यानी कस्टमर क्या करेगा, डिस्काउंट को रिसीव करेगा। क्लियर है। तो फिर अलाउ कौन करेगा, डिस्काउंट अलाउड कौन करेगा, जो सप्लायर होगा। क्लियर है। अब जो सप्लायर है उसके लिए क्या है, ये डिस्काउंट फायदा या नुकसान, फायदा है। भाई डिस्काउंट जो अलाउ कर रहा है, कि उसने बोला 1.5 लाख है, सही है, तुम अगर मुझे पेमेंट कर देते हो तो मैं तुमसे 1,40,000 ले लूंगा। तो उसके लिए फायदा है क्या, सप्लायर के लिए, नहीं। तो उसके लिए क्या है भाई, अदर एक्सपेंस। जो अलाउ कर रहा है उसके लिए क्या है, अदर एक्सपेंस। और जो रिसीव कर रहा है उसके लिए क्या है, फायदा नुकसान, उसके लिए फायदा, अदर इनकम के तौर पे। तो कभी आप देखना इसको रिकॉर्ड भी कहाँ करा जाता है, डिस्काउंट जब आप रिसीव करते हो। कब रिसीव कर रहे हो, परचेज पे। तो भाई परचेज आपका रिकॉर्ड कहाँ करा जाता है, डेबिट साइड पे नॉर्मली रिकॉर्ड होता है ना। जब आप परचेज डिस्काउंट रिसीव करते हो तो कहाँ रिकॉर्ड करते हो, डेबिट या क्रेडिट पे, क्रेडिट पे। क्यों, क्योंकि वो अदर इनकम के तौर पर है, इसलिए कहाँ रिकॉर्ड करा जाएगा, क्रेडिट पे। और जो अलाउ कर रहा है, जो अलाउ कर रहा है, जो सेल कर रहा होगा, जाहिर सी बात है वो सप्लायर है। तो सप्लायर जो सेल कर रहा है, सेल कहाँ रिकॉर्ड होती है, क्रेडिट पे। अब वो डिस्काउंट दे रहा है तो उसके वो कहाँ रिकॉर्ड करेगा, डिस्काउंट वो दे रहा है, सेल पे डिस्काउंट दिया है उसने तो अपनी तरफ सेल रिकॉर्ड करी है। तो जब वो सेल पे डिस्काउंट दे रहा है तो वो कहाँ रिकॉर्ड करेगा, क्रेडिट पे। क्रेडिट पे तो सेल बढ़ रही है, तो क्या ये डिस्काउंट उसकी सेल बढ़ा रहा है, तो फिर कहाँ रिकॉर्ड होगा, डेबिट पे जाएगा। कहाँ जाएगा भाई, याद रखिएगा, सेल कहाँ रिकॉर्ड होती है, क्रेडिट पे। तो ये सेल को बढ़ा नहीं रहा है, सेल को कम कर रहा है, डेबिट पे रिकॉर्ड होगा। क्यों, क्योंकि भाई जिसने इसको अलाउ करा है उसके लिए तो क्या है, ये अदर एक्सपेंस है। क्या है, अदर एक्सपेंस। और जो इसको रिसीव कर रहा है उसके लिए अदर इनकम है। तो भाई अदर इनकम मतलब फायदा पहुंचा रहा है ये, उसके एक्सपेंस को कम कर रहा है। एक्सपेंस बढ़ता कहाँ है, डेबिट पर, कम कहाँ होगा, क्रेडिट साइड पे। क्लियर है ये चीज। ये वही चीज है जो मैंने आपको पढ़ाई है, ये भी वही है जो हमने पढ़ ली है। से रिलेटेड हम क्वेश्चन कर लेते हैं।
अगर है तो अकाउंटिंग फॉर ट्रेड डिस्काउंट बताना। क्या लिखा हुआ है? Champer purchase goods with a list price of $30,000. The supplier offers a 10% trade discount and a 2.5% cash discount for payment within 10 days. अब आपने क्या करना है? Calculate the amount Champer will have to pay if it delay longer than 10 days before paying. यानी कि आपको ट्रेड डिस्काउंट भी मिल रहा है, कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है। अब वो कह रहा है कि भाई अगर जो उसने टाइम लिमिट दी है कि 10 दिनों के अंदर आके मुझे दोगे तो मैं तुम्हें कैश डिस्काउंट भी 2.5% दूंगा। यहाँ बोल रहा है अगर इससे ज्यादा हो तो कितना पे करना है, और अगर आप विद इन 10 डेज में पे कर देते हो तो कितना पे करना होगा। जरा जल्दी से बनाएं, इसका आंसर लिखें। लिस्ट प्राइस आपको दी गई है, लिस्ट प्राइस आपके पास कितनी आ रही है? लिस्ट प्राइस $30,000 है। 30,000 का आप निकालो, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करें तो कितना आ जाएगा? फिर उसमें से आप कैश डिस्काउंट माइनस करें तो कितना आ जाएगा? कैश कितना पे करना है बताएंगे फिर आप। ये ट्रेड डिस्काउंट जो माइनस करता आएगा तो उसको भी माइनस करना है कैश डिस्काउंट। क्या? अच्छा जी, चेक कर लेते हैं सही करा है गलत करा है। लिस्ट प्राइस कितने थे भाई? 30,000। 30,000 का आपने 10% डिस्काउंट माइनस करा, कितना है भाई? 3,000। तो 3,000 माइनस करके आपका कितना आया?
27,000। अगर तो लॉन्गर 10 डेज हो जाए, अगर लॉन्गर देन 10 डेज हो जाए तो आपको कितनी पे करनी होगी? 27,000 पे करना होगा। लेकिन अगर आप सेकंड जो आपके पास पूछा गया है विद इन 10 डेज आप पेमेंट कर रहे हो सॉरी, तो आपको क्या करना होगा? 27,000 का भी 2.5% आपको डिस्काउंट मिलेगा। 27,000 का 2.5 कितना आ रहा है? 675 माइनस हो जाएगा। तो फिर अगर आपने 10 डेज के अंदर अंदर पेमेंट कर दी तो कितना पे करोगे भाई? 26,325। क्लियर है ये? यहाँ तक कोई सवाल? हम्म, नहीं। अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके पास, जितने भी आ रहे हैं, इसको कर लीजिएगा और रीडिंग की भी जितनी चीजें हैं वो कर आइएगा। इसके बाद अच्छा, रिबेट एंड अलाउंस क्या है? रिबेट और अलाउंस में न्यू डिस्काउंट है। हाँ जी, ये लिखा है रिबेट एंड अलाउंस। अलाउंस क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाता है कि भाई आप 1 यूनिट के बजाय 2 यूनिट हमसे खरीदो, तो हम क्या करेंगे? तीसरा यूनिट तुम्हें फ्री दे देंगे। इस तरह के ऑफर आपने शायद सुनी हो, बाय 2 गेट 1 फ्री। सही है? या फिर आपने सुना होगा कि भाई आप मुझसे एक पूरा कार्टन परचेज करो तो उसके बदले में हम 2 आपको यूनिट और देंगे। शायद ये चीजें आपको एफएमसीजी गुड्स पे ज्यादा मिले, खाने पीने की जो चीजें या रोजमर्रा की जो चीजें हो रही होती हैं, सोप के बारे में आप देख रहे होते हो, है ना? तो वो क्या होता है? आपको मिल रहा होता है अलाउंस। क्या कहलाएगा वो? अलाउंस। ये अलाउंस फॉर बेडर्स या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन वाला अलाउंस नहीं है, बच्चे उसको मिक्स कर रहे होते, नहीं, वो नहीं है, ये अलग चीज है। अलाउंस क्या है? आपको स्पेसिफिक यूनिट का बता दिया जाता है कि भाई आप हमसे इतने स्पेसिफिक यूनिट परचेज करोगे, कंडीशन लगा रहा है वो, इतने मुझसे परचेज करोगे तो मैं तुम्हें क्या करूंगा? इतने यूनिट फ्री दे दूंगा। ठीक है, इसको जरा अलाउंस को पढ़ें, बी यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ें जरा इसको। Any circle of an allowance is clear if a certain number of units are ordered at one time, then a few extra units given free of charge for then if a record shop order received compared with then another 5 then is sent free of charge. ठीक है, रिबेट क्या है? कि भाई आपको फॉर एग्जाम्पल के इलेक्ट्रिक है, वो कह रहा है तुम एक महीने में 1,000 यूनिट हमसे कंज्यूम कर रहे हो, और इसका बिल तुम्हें फॉर एग्जाम्पल 1,000 यूनिट का तुम्हें कितना पड़ा है? अच्छा, इसको हम 1,000 यूनिट के बजाय कर लेते हैं 100 यूनिट। कि भाई आप 100 यूनिट एक महीने में कंज्यूम कर रहे हो कि इलेक्ट्रिक के, और इसका बिल बन रहा है 1,000। मैंने क्या कहा? कि आप के इलेक्ट्रिक के 100 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं पर मंथ। ठीक है, ये पीएमपी पर मंथ, और इसका बिल कितना बन रहा है? 1,000। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि सही है, आप ऐसा करो, अब तुम इस चीज को देखोगे तो 12 महीनों के हिसाब से लगाओ, कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 12 हुआ तो कितना हो जाएगा? 12,000 हो जाएगा। आप ऐसा करो, अपनी कंजम्पशन थोड़ी कम कर लो, यूनिट्स आप महीने के, आपने अगर इसको 90 यूनिट्स पर लिया है, 90 यूनिट्स पर मंथ आप यूज कर लो, तो भाई हम क्या करेंगे? तुम्हें 1,000 नहीं बल्कि तुम्हारा 800 रुपए का बिल भेजा करेंगे। कितना भाई? अगर हम यही देखें तो हमारा 90 के हिसाब से कितना आना चाहिए? 900, है ना? लेकिन हम क्या करेंगे? तुम्हें फिर इसमें और तुम्हें गुंजाइश देंगे कि 900 के बजाय 800 तुम्हारा महीने का बिल कर देंगे, तो महीने का हिसाब लगाओ कितना आ जाएगा? 9,600। इससे क्या हो रहा है? आपको फायदा हो रहा है। वो कह रहा है एक सेलेक्टिव, यानी कि आप यूनिट्स की क्वांटिटी थोड़ी कम यूज करो, हम आपको इस पे
और मजीद गुंजाइश देंगे, जितनी बनती है उससे डबल देंगे। क्लियर है? यहाँ डबल ही दिख रहा है। आपको गुंजाइश कितनी होनी चाहिए थी भाई? यहाँ पे अगर हम देख रहे थे कि आपको 1,100 यूनिट यूज करने पे 1,000 बिल बन रहा था, तो उसने कहा 90 यूनिट्स करने पे हम चलो 900 अगर बन रहा है तो हम उसको 900 के बजाय तुम्हें मजीद और डिस्काउंट दे रहे हैं कि भाई इसमें आप 800 को बिल बनेगा। क्लियर है? तो ये क्या कहलाता है? आपका रिबेट्स। इसको पढ़ें। अब यही चीज आपकी कोई गैस कंपनी भी दे सकती है कि आप हमारे सिलेक्टेड टैरिफ यूज करें, और वैसे तो आपके ज्यादा यूनिट्स बन रहे हैं, अगर आप इसको सिलेक्टेड चीज पर ले आए तो आपको हम बेनिफिट देंगे। इसको पढ़ें, रीड करें। Example of the rate that the gas company is lower and overall tariff for customer who use per certain number of units per year, the rate will be given in the form of either हम्म। a reduction in the bill for the following year and check for the payment for the bill rate is rate on. क्लियर है? एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, कैसे पोस्ट होती है कैश रिसीट टू द जर्नल लेजर, ये चीज हमने पढ़ ली है। तो वही स्टेप्स आते हैं, जब भी आपकी कैश रिसीव होती है, आपको पता चल जाता है बैंक में पैसा आ गया है, तो भाई बुक ऑफ प्राइम एंट्री में भी रिकॉर्ड करते हैं, और साथ साथ क्या होता है, बुक ऑफ प्राइम एंट्री के बाद लेजर पोस्टिंग होती है, लेजर्स भी अपडेट कर दिए जाते हैं। ये तमाम हम्म Ledger was function, then Pakistani banking लेजर बैंक, पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम मतलब भाई वो अपने बिजनेस को रिकॉर्ड कर रहा है, बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो रिकॉर्ड कर रहा है, हमारा बिजनेस भी तो रिकॉर्ड कर रहा है, वरना अकाउंटिंग क्यों पढ़ाई जा रही है? ये जो आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो ये तो आपके पास ओवरऑल यूके बेस पर है, लेकिन वो अगर आप पाकिस्तान बेस पे कह रहे हो तो देखो हो सकता है कि आगे पीछे की कोई चीज हो। क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो वहां पे बोलते हैं बस ऐसे नहीं ऐसा बनाया जाता है, तो फिर अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं। सही है? तो होती यही चीज है, अलग नहीं है। वो भी लेजर बनाएंगे, नहीं अगर नहीं बना रहे कंप्यूटराइज सिस्टम यूज करेंगे, वहां पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो सिस्टम ही ऐसा बना होता है, जस्ट आप एक बार डालते हो वो खुद ही सब कुछ करके मेंटेन करके दे देता है। वरना आप बनाते भी यहाँ हो, वरना फिर पढ़ाया क्यों जा रहा है? क्लियर है? अच्छा जी, तो हमारा यहाँ तक चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। हमने FA2 में अभी तक चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया। चैप्टर 2 मैंने कल लास्ट क्वेश्चन दिया था, वो थोड़ा बड़ा था तो मैंने होमवर्क के तौर पे दे दिया, वो भी आपने कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ भी हमने तमाम चीजें पढ़ ली हैं, और इससे रिलेटेड जो हमारे पेटी कैश डे बुक है, या फिर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, ये आपके FA1 में भी आई थी, और वहां पे भी हमने पढ़ी थी, तो एक बार वहां से भी इसको क्योंकि आप पढ़ लीजिएगा। सही है? अब हमारी बारी आती है जल्दी से कोई क्विज की, इसको सॉल्व करें और फिर मुझे बताएं। ठीक है? क्या लिखा है? व्हाट आर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, क्वेश्चन 1, क्विज 1 है। सेकंड है व्हाट इज रिकॉर्डेड इन द सेल्स डे बुक, बहुत इजी है। व्हाट इज अ ट्रेड डिस्काउंट, व्हाट इज अ कैश डिस्काउंट, व्हाई माइट यू ऑफर अ कैश डिस्काउंट टू कस्टमर, क्यों कैश डिस्काउंट आप ऑफर करते हो, रीजन हमने पढ़ा था। आप क्रेडिट सेल करते हो, रीजन क्या है उसका? credit sale. हाँ, आप सेल करते हो ऑफर क्रेडिट पे, कि भाई भैया अभी पैसा नहीं है, आप मुझे 2 महीने 3 महीने इतने टाइम में दे देना। तो ये क्यों करते हैं? Transparency and ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं, और इसके अलावा ताकि वो बात भी हमसे ये कस्टमर बनाना, ट्रस्ट बिल्ड करना, और भाई हमें सेल बढ़ानी है अपनी। सही है? तो सेल बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो? सही है, 1 यूनिट 2 यूनिट के अगर आप पैसे ले रहे हो, तो वहां पे आपको बहुत सारे जो यूनिट्स हैं, हर एक की जेब में तो पैसा नहीं होगा हर यूनिट के लिए। यहाँ पे आपको वो ज्यादा सेल्स बढ़ाने के लिए आप कहते हो सही है तुम उसे क्रेडिट पे परचेज कर लो। हम जैसे भाई एक माचिस की डब्बी खरीदने जाते हैं, एक एसी खरीदने जाते हैं, वहां क्या होता है, कैश पेमेंट ही देते हो मोस्टली। लेकिन जब आप बहुत सारे यूनिट्स परचेज करने जाओ तो हो सकता है आधा पैसा, हो सकता है
कि उन पूरा का सिर्फ 1%, 1/4 पैसा बाकी नहीं हो, है ना। तो आप क्या करते हो, सही है, एडवांस पेमेंट दे देते हो, फिर बोल देते हो कि सही है, हम बाद में आपको थोड़ा थोड़ा करके देते रहेंगे, या फिर इतने टाइम बाद आपको पेमेंट कर देंगे। तो अपनी सेल बढ़ाने के लिए आप क्रेडिट ऑफर करते हो। तो भाई सही है, आपने ये कहा, सही है, मैं आपको करता हूँ। इसी वजह से आप ट्रेड डिस्काउंट भी देते हो कि आपकी सेल बढ़े। आप चाहते हो कि मैं ज्यादा सेल करूं, तो आप कहते हो सही है, मैं ज्यादा यूनिट्स बेचता हूँ, वहां पे आपकी कॉस्ट थोड़ी कम आ जाती है। एक एक करके बेचते हो तो आपको कॉस्ट भी ज्यादा आती है ना। तो आप कहते हो सही है, आपको मिल जाएगा, लेकिन ज्यादा यूनिट खरीदोगे तो मैं तुम्हें ऑफर दे सकती हूँ। फिर हम कैश डिस्काउंट क्यों करते हैं ऑफर, रीजन क्या है? And हम्म। with ये भी कैश डिस्काउंट चलेगा। हम्म। रीजन क्या है भाई, आपने उसको ऑफर तो कर दिया, सही है, तुम मुझसे ज्यादा माल खरीदो, बल्क में खरीदो, मैं तुम्हें दे दूंगा डिस्काउंट, रेट डिस्काउंट दे तो दिया है, फिर अपने ही पैर पे क्यों कुल्हाड़ी मार रहे हो बार बार के, सही है, तुम कैश जमा कराने आओ तो मैं तुम्हें मजीद तुम्हें डिस्काउंट दे दूंगा, क्यों? ये तो पता है कि वो कैसे देते हैं मतलब। चलें अब इसको थोड़ा अपना दिमाग दौड़ाएं और उसको करें, जो भी है। हाँ है। और जो मैंने सवाल किया कि मैं इसका जवाब।
कौन सा नहीं आ रहा? ये कोड नहीं आ रहा। What नहीं आ रहा है? कैश डिस्काउंट क्या है? What is the cash discount? लॉन्गेस्ट कोड नहीं है। और वो भी आ रहा है आपको 2 मिनट का टाइम है।
कोड समझ नहीं आ रहा, हालांकि सामने ट्रेड डिस्काउंट लिखा है। बेटा इतना एब्सेंट माइंड क्यों होता है? बुक ऑफ प्राइमरी क्या है? प्राइमरी एंट्री है रिकॉर्ड करने की। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? बुक ऑफ प्राइमरी में। सेल्स बुक के बारे में पूछा था। व्हाट इज रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक? लिस्ट ऑफ इनवॉइसेस यानी क्रेडिट सेल्स आप रिकॉर्ड करते हो। सेम वही है भाई आपके पास। ट्रेड डिस्काउंट क्या? रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ मनी डिमांडेड फ्रॉम अ कस्टमर। देखें हमने क्वेश्चन सॉल्व करा था तो क्या आया था? सबसे पहले आपके पास लिस्ट प्राइस दिया गया था, ठीक है। तो लिस्ट प्राइस दिया गया था आपको और फिर आपको बताया गया था ट्रेड डिस्काउंट आपका आ रहा है। अच्छा इसका मैं चलो जो एक्चुअल क्वेश्चन था उससे 30,000 का था और बोला था भाई आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया जाएगा 10%, ऐसा ही है। 30,000 का आपने 10% निकाला 3,000। तो ये जो 3,000 था माइनस हुआ, इसके बाद जो आपकी अमाउंट आ रही थी वो कितनी थी? 27,000। ये जो अमाउंट थी 27,000 ये आपने पे करी थी? नहीं करी थी। ये आपके लिए पेएबल था, यानी अकाउंट्स पेबल या ट्रेड्स पेबल। तो ये आपकी लाइबिलिटी थी, है ना। यानी ट्रेड पेबल किसको डिडक्ट कर रहा है? किस चीज को कम कर रहा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स को। किसको? कॉस्ट ऑफ गुड्स। और जो आपका डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट उन्होंने बोला था 2.5, तो कितना निकल कर आया था? 2.5% का 297 था, कितना था बताएं? 675 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 26325। ये क्या कर रहा है? आपकी लाइबिलिटी को, पेबल को कम कर रहा है। यानी कैश डिस्काउंट से पहले आपको 27,000 पे करने थे, कैश डिस्काउंट के बाद आपको कितनी पे करी है? ये आपने कैश पे कर दिया है, कितना? 26,325। क्लियर है यहाँ तक? तो आपको कैश डिस्काउंट और जो आपके पास ट्रेड डिस्काउंट है, इसे क्या समझ में आया कि जो कैश डिस्काउंट है वो किस चीज को कम करता है? पेबल, लाइबिलिटी को कम करता है। जबकि जो आपका ट्रेड डिस्काउंट है वो क्या है? अमाउंट ऑफ मनी डिमांडेड फ्रॉम अ कस्टमर, इसको रिड्यूस करता है। क्लियर है? अच्छा जी। तो कैश डिस्काउंट क्यों ऑफर करा जाता है भाई? कैश डिस्काउंट मोटिवेशन के तौर पे कस्टमर को ऑफर करा जाता है कि कस्टमर मोटिवेट हो और हमारी पेमेंट वक्त के साथ साथ दे दे। वरना तो आपको एक कॉन्सेप्ट ये पता है कि जितनी देर होती रहती है उतना हमें लगता रहता है, डाउट होता रहता है कि कस्टमर पहुंच जाएगा। यार है ये चीज तो मोटिवेट करने की भाई जल्द से जल्द पेपर को पैसे में दे दे तो हम उसको मजीद उसको डिस्काउंट दे दें। यार है to save or gain interest, the business or the customer is in a difficult financial situation. हो सकता है तुम्हें लगता है कि अभी उसकी इतनी हालत सही नहीं है कि पूरी पेमेंट करे, उससे कह देते हो सही है। या फिर आपको लगता है कि भाई देर ना हो जाए, आपको सिक्योरिटी की तरफ आना है, मेरे पास इनफ्लो तो आए पैसे का तो मैं जल्द से जल्द उसको देने के लिए मोटिवेट करूँ। क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल? यहाँ तक हमने क्विक क्विज कर लिया है, फिर आ जाते हैं हम इसके क्वेश्चन पे। नोट डाउन कर लें 13, 14, 15, 16, 17। 13 से 17 तक ये 5 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास। 13, 14, 15, 16 और 17। ठीक है भाई। आ जाते हैं प्रैक्टिस सेक्शन बैंक। 16, 17।
5। सेवनटीन तक करने हैं। यहाँ से स्टार्ट। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट। थोड़ा सा James has been asked to supply orders for business. He is anxious to get more of a set for his account. What is the most likely reason for James wanting to look at Paul's account? क्या reason हो सकता है कि Paul का account को देखें? Calculate the amount of tax Paul needs to pay. फिर उसके जानने के लिए कि कितना पे करना है टैक्स, क्या ऐसा एबिलिटी of for business to pay its debt as they for due या ये जानने के लिए मैं इस पर जो मेरा उधार है, मेरी पेमेंट है, वो दे सकेगा नहीं दे सकेगा। Compare the performance of all business with its own carry a point. आगे क्या to see the level of salary Paul is paying himself from the business. He just scored over them. Now.
ये थोड़ा सा स्कूल समझ में आ गई? 17 भी है ना? नहीं, 17 भी है। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं। सब क्वेश्चंस हो गए, समझ में आ गए थे? थर्टीन का आंसर आपका क्या आ रहा था? बी। 14, 15, 16 और 17 करेक्ट सारे? चलो ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट होता है इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट चैप्टर 4th हमारा स्टार्ट होगा, और इसके बाद पार्ट 1 का आपका टेस्ट अनाउंस कर देंगे। ठीक है, अच्छा जी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।